हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी फार्मेसी इंडिया स्टूडेंट्स। यस, आज एक ऐसा टॉपिक हम लोग आपके सामने लेकर आए हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये वीडियो आपने ना तो देखा होगा और ना इसके बारे में सोचा होगा। अक्सर ये टॉपिक हम छोड़कर चले जाते हैं और इसी वजह से देखा गया है कि एक दो क्वेश्चन हमारे मिस हो ही जाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जितनी भी इक्वेशंस, जितने भी फॉर्मूला हमारे यूज होते हैं फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी में, फार्माटेक जिसको कहा गया है, वो बात करेंगे। ये आपके जीपैट, नाइपर, फार्मासिस्ट और डीआई के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो कोशिश करिएगा एक पेन और पेपर पर अलग से इनको लिख ले, क्वेश्चन बनता है और सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहां पर मैं बात करूंगा टैबलेट टॉपिक से, एक फॉर्मूला, एक इक्वेशन की, वो है फ्राइबिलिटी। तो सबसे पहले फ्राइबिलिटी की एप्लीकेशन की, फ्राइबिलिटी क्यों यूज करते हैं या फ्राइबिलिटी हम यहां पर फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं टैबलेट में। तो अक्सर देखा गया है जब हमारी टैबलेट बन जाती है और जब हम उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं तो उसके टूटने के चांसेस रहते हैं। मतलब टैबलेट का कॉर्नर टूट गया तो लॉस हो जाता है। तो क्योंकि सड़कों में हमारे गड्ढे हैं, जर्क लगता है, इधर उधर ढलकियां लगती हैं ट्रांसपोर्टेशन में, तो उसी वजह से फ्राइबिलिटी टेस्ट बनाया गया कि हम इंडस्ट्री में पहले ही करके भेजेंगे कि भाई अगर थोड़ा बड़ा धक्का लग रहा है गड्ढों की वजह से या ट्रांसपोर्टेशन इशू की वजह से, तो वो बियर कर सके टैबलेट। तो इसी वजह से फ्राइबिलिटी टेस्ट या फ्राइबिलेटर बनाया गया। तो फ्राइबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? इनिशियल वेट माइनस फाइनल वेट अपॉन इनिशियल वेट इनटू 100। तो अभी इनिशियल वेट किसका है, फाइनल वेट किसका है, एक छोटा सा स्टेप्स वाइज सीख लेते हैं। हम फ्राइबिलिटी निकालते हैं कब है, कैसे निकालते हैं? तो पहला स्टेप क्या करते हैं, हम पूरे लॉट से 6 टैबलेट सेलेक्ट कर लेते हैं। 6 टैबलेट हम ले लेते हैं, उसका इनिशियल वेट ले लेते हैं, उसका इनिशियल वेट ले लेते हैं, याद रखिएगा। अब इनिशियल वेट लेने के बाद हम इसको क्या करेंगे, हम इसको रोशे फ्राइबिलेटर में रख देंगे, जिसमें हम फ्राइबिलिटी निकालते हैं। रोशे फ्राइबिलेटर, मैं इस शॉर्ट में लिख रहा हूं भाई यहां पर, रोशे फ्राइबिलेटर। अब रोशे फ्राइबिलेटर की 3 कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। रोशे फ्राइबिलेटर क्या होता है, कुछ इस तरीके का आपका दिखता है। ये आपका मशीन है और इस तरीके का आपने देखा होगा, ठीक है, इस तरीके का इसमें टैबलेट डालते हैं और ये मीटर होता है, ये रोशे फ्राइबिलेटर। ठीक है, रोशे फ्राइबिलेटर का जो स्पीड होता है वो 25 आरपीएम होता है, मतलब 25 बार घूमेगा 1 मिनट में। ठीक है, 4 मिनट के लिए करते हैं तो टोटल कितना हुआ, 100 रिवॉल्यूशन। ये हमारी कंडीशन है किसकी, फ्राइबिलेटर की। अब इनिशियल वेट लिया था, उसके बाद हमने क्या किया, अब तीसरा स्टेप क्या होता है, निकाल दिए इस रोशे फ्राइबिलेटर से, इसका फाइनल वेट ले लिया। फाइनल वेट ले लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, फॉर्मूला में पुट करेंगे इनिशियल वेट क्या था, फाइनल वेट निकालने के बाद क्या हुआ, अपॉन इनिशियल वेट इनटू 100। याद रखिएगा, ये है हमारा फ्राइबिलिटी निकालने का। अगर 0.5 to 1% फ्राइबिलिटी आती है तो पास होगा, टेस्ट पास होगा, अदरवाइज फेल होगा। ये कहता है फ्राइबिलिटी। क्लियर हो गया है? चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है हार्डनेस ऑफ जिलेटिन कैप्सूल। जो आपका कैप्सूल होता है वो 2 तरह का होता है, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल एंड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में प्लास्टिसाइजर की क्वांटिटी ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू दी हार्ड जिलेटिन कैप्सूल। तो अब यहां पर कि हम कैसे सेलेक्ट करें अपने कि हमारा कैप्सूल इतना हार्ड है, तो यहां पर एक मेनली फॉर्मूला बनाया गया हार्डनेस का, वेट ऑफ ड्राई प्लास्टिसाइजर अपॉन वेट ऑफ ड्राई जिलेटिन। प्लास्टिसाइजर की क्वांटिटी पर डिपेंड करता है हमारी हार्डनेस। जितना कम प्लास्टिसाइजर की क्वांटिटी उतना ज्यादा हार्ड, और जितना ज्यादा क्वांटिटी है उतना ज्यादा सॉफ्ट। तो यहां पर एक दे दिया गया है हार्डनेस ऑफ जिलेटिन शेल, ये याद रखिएगा, क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है यहां से भी। हार्ड में हमारा 0.4 यूज हो रहा है प्लास्टिसाइजर, वहीं पर मीडियम में 0.6 और सॉफ्ट में 0.8। तो ये कैलकुलेशन या ये मेथड आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, मूविंग ऑन। थर्ड, एरोसोल में 2 फॉर्मूला हमारे यूज किए जाते हैं, 2 लॉज यूज किए जाते हैं, उनकी बात करेंगे। एरोसोल क्या है, एरोसोल हमारी एक प्रेशराइज्ड डोजेज फॉर्म है। भाई फिस फिस वो आपने देखे ना डिओड्रेंट, वो उसको एरोसोल ही बोला गया। उसमें अगर हम ड्रग डाल देंगे तो वो फार्मास्यूटिकल एरोसोल कहलाया जाएगा। याद रखिएगा, प्रोपेलेंट जिसकी वजह से हमारा वो प्रोडक्ट निकलता है, प्रोपेलेंट उसके लिए रेस्पॉन्सिबल माना गया है। तो एरोसोल में हमारे 2 लॉज, पहला है राउल्ट्स लॉ और दूसरा है डाल्टन्स लॉ। ये हमारे वेपर प्रेशर को डिटरमाइन करने में मदद करते हैं। मेनली याद रखिएगा, वेपर प्रेशर को निकालने में मदद करते हैं
किसमें? हमारे एरोसोल में। ठीक है, तो राउल्ट्स लॉ क्या कहता है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं इक्वेशन के साथ में। देखिए यहां पर बोला गया, इट एज्यूम्स आइडियल बिहेवियर वेयर द वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, हमारे जितने कंपोनेंट्स हमारे यूज हो रहे हैं एरोसोल में, उन सब का इंडिविजुअल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस के इक्वल इनटू टाइम्स द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। तो यहां पर यही बोला गया, सॉल्यूशन, टोटल सॉल्वेंट, एंड यहां पर हमारा क्या हुआ, वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, दिस इज द मोल फ्रैक्शन, दिस इज द मोल फ्रैक्शन, याद रखिएगा, एक्स सॉल्वेंट मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। क्लियर हो गया है? तो मैं यहां पर फिर से बोल रहा हूं, राल्ट्स लॉ रिलेट्स द वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन टू द कंपोजिशन ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब वेपर प्रेशर को डिटरमाइन करने के लिए यूज किया जाता है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। वहीं पर इसी तरीके से अगर मैं डेल्टन्स लॉ भी हमारा वेपर प्रेशर को डिटरमाइन करने में, बट इसकी डेफिनेशन कुछ अलग कहती है। क्या कहती है समझिएगा, यहां पर डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर इज अ गैस लॉ दैट स्टेट्स द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय मिक्सचर ऑफ गैसेस, टोटल प्रेशर ए बी सी को मिलाकर टोटल प्रेशर हो गया, मानिएगा, इज इक्वल टू दी सम ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब एबीसी का मिक्सचर था, अब ए कितना इक्वल मेनली एक्सर्ट कर रहा है, बी कितना कर रहा है, सी कितना कर रहा है, सबका इंडिविजुअल, यहां पर मिक्सचर, यहां पर इंडिविजुअली। ठीक है, बोला गया ना, इक्वल टू दी सम ऑफ पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय इंडिविजुअल गैस। ठीक है, तो पी टोटल इज इक्वल टू P1 P2 P3 Pn तक। ठीक है, तो यहां पर P टोटल इज द टोटल प्रेशर, ये टोटल प्रेशर है और ये इंडिविजुअल का प्रेशर है, इसके इक्वल बोला गया। सो ये भी हमारा वेपर प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए बताता है, वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ प्रोपेलेंट, प्रोपेलेंट वर्ड यहां पर आया है, प्रोपेलेंट हमारा रेस्पॉन्सिबल होता है टू एक्सपेल आउट द प्रोडक्ट, याद रखिएगा। उसी के बाद नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ सेडिमेंटेशन। ये जो लॉ आया है, ये आया है सस्पेंशन से, याद रखिएगा, सस्पेंशन से, जहां पर सॉलिड और लिक्विड इन्वॉल्व रहता है, सॉलिड हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रहता है लिक्विड के अंदर। ठीक है, तो अब थ्योरी ऑफ सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन को समझने से पहले थोड़ा सा सेडिमेंट का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। आपने कभी बॉटल देखी होगी, बॉटल, बॉटल के नीचे कुछ जमा रहता है, तो उसी को कहा गया है सेडिमेंट, उसी के नीचे कहा गया है, उसी को कहा जाता है सेडिमेंट, और उस प्रोसेस को, सेडिमेंट के होने के प्रोसेस को सेडिमेंटेशन कहा गया। तो अब इसको थ्योरी ऑफ सेडिमेंटेशन कहा गया, तो इसको जो है स्टोक्स लॉ के थ्रू डिटरमाइन किया जाता है, स्टोक्स इक्वेशन के थ्रू। तो यहां पर बोला गया है, द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन ऑफ पार्टिकल कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय यूजिंग स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ क्या कहता है समझेंगे। रेट ऑफ सेडिमेंटेशन, जहां पर हमारा डी डायमीटर ऑफ द पार्टिकल साइज, P1 या डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ द डिस्पर्जन मीडियम, विस्कोसिटी, एंड G इज द एक्सेलरेशन, दिस इज द नीटा। मैं यहां पर इसको भी कह सकता हूं, इसको विस्कोसिटी कह सकता हूं। देखिए ये विस्कोसिटी है, इसको सही कर लीजिएगा थोड़ा सा, दिस इज द विस्कोसिटी। अब क्वेश्चन कैसे बन सकता है आप लोगों के सामने, कि रेट ऑफ सेडिमेंटेशन हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पार्टिकल साइज के। पहला क्वेश्चन ये बन सकता है इससे, पार्टिकल साइज या पार्टिकल डायमीटर। ठीक है, दूसरा, रेट ऑफ सेडिमेंटेशन हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है विस्कोसिटी के, मतलब अगर रेट ऑफ सेडिमेंटेशन बढ़ रहा है तो पार्टिकल साइज बढ़ रहा है, इसका मतलब पार्टिकल साइज बढ़ रहा है तो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन भी बढ़ रहा है। पहला पॉइंट, अगर विस्कोसिटी बढ़ रही है तो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन घटेगा, भाई गाढ़ापन बढ़ रहा है तो सेडिमेंटेशन घटेगा। ये है हमारा थ्योरी ऑफ सेडिमेंटेशन। आई होप पॉइंट क्लियर है। नाउ अब बात करते हैं आगे डिग्री ऑफ फ्लोक्युलेशन, डिग्री ऑफ फ्लोक्युलेशन एंड सेडिमेंटेशन वॉल्यूम। डिग्री ऑफ फ्लोक्युलेशन आपका फिजिकल स्टेबिलिटी बताता है सस्पेंशन का, यस, कि आपका सस्पेंशन कितना स्टेबल है, फिजिकल स्टेबिलिटी ऑफ सस्पेंशन, याद रखिएगा, डिग्री ऑफ फ्लोक्युलेशन। और सेडिमेंटेशन वॉल्यूम जो इससे आगे भी पढ़ेंगे ना, वो भी फिजिकल स्टेबिलिटी बताता है, सस्पेंशन से ही टॉपिक से ही है। डिग्री ऑफ फ्लोक्युलेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बीटा मानकर चलिएगा भाई, बीटा इज इक्वल टू F माइनस F अपॉन FA। ठीक है, इसको हम इस तरीके से भी लिख देते हैं। अब इसकी बात क्या है, देखिए अगर F हमारा FA के इक्वल है तो बीटा हमारा क्या है, 1 है। ठीक है,
अब समझिएगा यहां पर 1 की वैल्यू का बहुत इंपॉर्टेंस है, जहां पर भी बी लिखा है बीटा ही समझिएगा। अगर हमारा बीटा 1 के बराबर है, याद रखिएगा, तो इसका मतलब हमारा जो सस्पेंशन है वो डीफ्लोक्युलेटेड स्टेट में है। जो सस्पेंशन है वो डीफ्लोक्युलेटेड है, डीफ्लोक्युलेटेड। ये चीज याद रखिएगा, क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है कि सस्पेंशन हमारा दो तरह का होता है ना, फ्लॉक्युलेटेड डीफ्लोक्युलेटेड। तो अगर डिग्री ऑफ फ्लॉक्युलेशन 1 है तो सस्पेंशन हमारा डीफ्लोक्युलेटेड है, याद रखिएगा। और हमारा मेनली जितना ज्यादा बीटा होगा उतना ज्यादा फिजिकल स्टेबिलिटी अच्छी होगी, ठीक है। हाइयर द बीटा वैल्यू या हाइयर द डिग्री ऑफ फ्लॉक्युलेशन, गुड विल बी द फिजिकल स्टेबिलिटी। हमें पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट ही तो चाहिए। तो यहां पर बोला कि अगर बीटा 1 है तो सस्पेंशन डीफ्लोक्युलेटेड, पर हाइयर द तो स्टेबिलिटी भी अच्छी होगी। यही कहा गया है डिग्री ऑफ फ्लॉक्युलेशन में। अगेन नेक्स्ट है सेडिमेंटेशन वॉल्यूम। सेडिमेंटेशन वॉल्यूम को कैसे डिनोट करते हैं? हमारा F इजिकल टू वी म्यू बाय वी नॉट, या मैं अगर इसको मेनली सिंपल सी बात है, ये डायमेंशनलेस नंबर है, इसकी कोई यूनिट नहीं है। पूछ लिया जाता है कि इसकी यूनिट क्या है, तो इट इज अ डायमेंशनलेस नंबर। अब यहां पर मैं अगर बात करूं, अगर मेजरिंग सिलेंडर में कर रहे हैं मेजर, तो हम एच म्यू बाय एच नोट कर लेंगे अगर मेजरिंग सिलेंडर में है। तो अगेन यहां पर बोला गया अगर f की वैल्यू हमारी 1 है, f कैन एज्यूम अ वैल्यू ऑफ 1 व्हेन देयर इज नो सेडिमेंटेशन। मतलब f की वैल्यू अगर 1 है तो सेडिमेंटेशन नहीं दिख रहा है, नो सेडिमेंटेशन। भाई हमें सेडिमेंटेशन ही तो नहीं चाहिए, नो सेडिमेंटेशन मतलब ये एक आइडियल सस्पेंशन कहा गया है इस समय में। आइडियल सस्पेंशन तो मतलब पूछ लिया जाता है कि हमारी जो सेडिमेंटेशन वॉल्यूम है आइडियल सस्पेंशन के लिए कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए, क्योंकि सेडिमेंटेशन हमें चाहिए ही। अब एक और बात, अगर जितना ज्यादा हमारा सेडिमेंटेशन वॉल्यूम तो 0 to 1 के पास है तो सेडिमेंटेशन वॉल्यूम या सेडिमेंटेशन नहीं है तो हमारा आइडियल सस्पेंशन है। सीधी सी बात यही बोला गया, एफ वैल्यू इज बिटवीन दीज लिमिट 0 to 1, हायर द सेडिमेंटेशन वॉल्यूम बेटर द फिजिकल स्टेबिलिटी। अगेन वहां पर भी वही बहुत बोली गई, बीटा की वैल्यू अगर 1 है तो डीफ्लोक्युलेटेड है, हायर द बीटा फिजिकल स्टेबिलिटी भी। यहां पर भी एफ की वैल्यू 1, कोई सेडिमेंटेशन है, अगर ज्यादा तो इस फिजिकल स्टेबिलिटी अच्छी, ठीक है। क्लियर हो गया फिजिकल स्टेबिलिटी ऑफ सस्पेंशन से। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन भी हमारा कहीं ना कहीं सस्पेंशन से ही जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा। रॉबर्ट ब्राउन ने इसको डिस्कवर किया था, रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है, याद रखिएगा रॉबर्ट ब्राउन। अब रॉबर्ट ब्राउन के तहत हमारा जो पार्टिकल है वो जिगजैग ट्रेवल करता है, ठीक है। एक कंडीशन तो ये बोल दी उसने। दूसरी कि जो पार्टिकल का साइज है 2 माइक्रोन से 5 माइक्रोन तक अगर साइज है तो ब्राउनियन मोशन दिखाएगा वो पार्टिकल, वरना नहीं दिखाएगा। अगर 6 का है तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो इक्वेशन यहां पर दी गई है सिंपल सी, आप इक्वेशन एक बार देख सकते हैं। डी इजकल टू आर टी अपॉन एन, पाई विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम एंड टी। आर क्या है? रेडियस ऑफ द पार्टिकल, नीटा विस्कोसिटी, टी टाइम और एन एवोगैड्रो नंबर है, टी हमारा टेम्परेचर केल्विन में है और आर हमारा गैस कांस्टेंट है। क्लियर हो गया है? ये है हमारी ब्राउनियन मोशन। आगे मैं बात करता हूं, नेक्स्ट है एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज ये हमारा आता है फ्लो प्रॉपर्टी से रिलेटेड। एंगल ऑफ रिपोज हम मेनली क्या करते हैं? देखिए एंगल ऑफ रिपोज, इट इज द मैक्सिमम एंगल पॉसिबल बिटवीन सरफेस ऑफ द पाइल ऑफ द पाउडर एंड द हॉरिजॉन्टल प्लेन। हम जब पाउडर डालते हैं, लेट सपोज आपके हाथ में रेत है, रेत आप डाल रहे हैं, ठीक है, यहां से आप रेत डाल रहे हैं तो इस तरीके का एक ढेर बन जाएगा, इस तरीके का ढेर बन जाएगा, ठीक है। तो ये होगी उसकी हाइट, ये होगी उसकी हाइट और ये होगी उसकी रेडियस और ये होगा उसका एंगल थीटा, ठीक है। तो अब हम इससे कैसे निकालेंगे? मेनली एंगल ऑफ रिपोज 3 मेथड्स होते हैं, ठीक है। पहला है फिक्स्ड कॉन मेथड। फिक्स्ड कॉन मेथड में हम क्या करेंगे? हम थीटा, टेन थीटा इजकल टू एच अपॉन आर ले लेंगे, ठीक है। इसको टेन थीटा इजकल टू एच अपॉन आर, हाइट ले ली, रेडियस ले ली, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो यहां पर क्लियर हो गया। दो मेथड और है, रोटेटिंग सिलेंडर मेथड एंड टिल्टेड बॉक्स मेथड। इससे हमें क्या पता लगता है? इससे हमें पता लगता है कि पाउडर की फ्लो कैरेक्टरिस्टिक, मतलब एंगल ऑफ रिपोज क्या बताता है कि पाउडर कितना अच्छा फ्लो कर सकता है, ठीक है। अगर फ्लो, मतलब सिंपल सी बात है, एंगल ऑफ रिपोज जितना कम उतना अच्छा पाउडर कैटेगरी हमारा है,
स्मॉलर द एंगल ऑफ रिपोज एक्सीलेंट विल बी द पाउडर कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे कि यहां पर आपके सामने टेबल दिया गया है, यहां पर 25 से कम है तो एक्सीलेंट है पाउडर का फ्लो, 25 से 30 है तो गुड है, 30 से 40 है तो पासेबल है, 40 से ज्यादा है तो वेरी पुअर है। याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्लियर हो गया एंगल ऑफ रिपोज, ये एक और फॉर्मूला जो हमारा फार्माटेक में। नेक्स्ट है कार्स इंडेक्स। कार्स इंडेक्स क्या बताता है? कार्स इंडेक्स बताता है कंप्रेसिबिलिटी। कार्स इंडेक्स टेल्स यू द कंप्रेसिबिलिटी। याद रखिएगा, तो यहां पर कार्स इंडेक्स का फॉर्मूला जो बताता है टैप डेंसिटी अपॉन बल्क डेंसिटी, सॉरी माइनस बल्क डेंसिटी अपॉन टैप डेंसिटी इनटू 100। याद रखिएगा, याद करने का टीडी माइनस बीडी, ये भूल सकते हैं, टीडी माइनस बीडी अपॉन टीडी, ठीक है, इनटू 100। ये हमारा कार्स इंडेक्स है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है हॉसनर रेशो। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हॉसनर रेशो? हॉसनर रेशो क्या करता है? हॉसनर रेशो हमारा प्रॉपर्टी, फ्लो प्रॉपर्टी को प्रिडिक्ट करता है बाय यूजिंग इंटर पार्टिकल फ्रिक्शन। बाय यूजिंग इंटर पार्टिकल फ्रिक्शन, इंटर पार्टिकल फ्रिक्शन को यूज करके प्रिडिक्ट करेगा कि भाई आपका फ्लो ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला टीडी अपॉन बीडी। याद रखिएगा डेंसिटी, डेंसिटी का फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा। डेंसिटी क्या होती है? मास बाय वॉल्यूम। अब तीन तरह की डेंसिटी होती है, वो फिजिकल फार्मेसी में मैं बताने वाला हूं, ट्रू डेंसिटी, टैप डेंसिटी या बल्क डेंसिटी क्या होती है। ठीक है, तो यहां पर एक रिलेशन दी गई है कार्स इंडेक्स और हॉसनर रेशो में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक्सीलेंट कैटेगरीज यहां पर दे दी गई है, तो आप एक ट्रिक याद रखिएगा, नंबर बढ़ता जा रहा है और कैटेगरी घटती जा रही है, तो इसको भी याद करने का इस तरीके से आप कर सकते हैं। आगे मैं बात करता हूं हेंडरसन हेसलबैक इक्वेशन। हेंडरसन हेसलबैक इक्वेशन किस लिए यूज की जाती है? मैं कह सकता हूं भाई पीएच के लिए, सिंपल सी बात है। इज अ इक्वेशन यूज्ड टू डिटरमाइन द पीएच ऑफ द बफर सॉल्यूशन। ठीक है, हेंडरसन हेसलबैक इक्वेशन पीएच के लिए यूज की जाती है। अब एसिडिक के लिए कुछ अलग होगा, बेसिक के लिए कुछ अलग होगा, तो यहां पर बोल दिया है फॉर बेसिक कंपाउंड्स पीएच इज इक्वल टू पीके प्लस आयनाइज्ड अपॉन अनआयनाइज्ड। एसिडिक के लिए अनआयनाइज्ड ऊपर है, ये कंफ्यूजन दूर रखिएगा भाई, ये चीज अनआयनाइज्ड इसमें ऊपर है। ठीक है, और इसको किससे डिटरमाइन करते हैं? यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन से हम डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्टीशन, या नेक्स्ट पॉइंट है पार्टीशन कोफिशिएंट। पार्टीशन कोफिशिएंट क्या बताता है? पार्टीशन कोफिशिएंट बताता है कि आपकी ड्रग हाइड्रोफिलिक है, लिपोफिलिसिटी बताता है, सिंपल सी बात को समझिएगा, हाइड्रोफिलिक है कि हाइड्रोफोबिक है। ठीक है, मतलब पानी से प्यार करने वाली है या पानी से हेट करने वाली ड्रग है। ठीक है, ये बताता है पार्टीशन कोएफिशिएंट। तो यहां पर ये बोला गया अ मेजरमेंट ऑफ ड्रग लिपोफिलिसिटी। लिपोफिलिसिटी का मतलब लिपिड, फिलिसिटी का मतलब लविंग, याद रखिएगा, लविंग। दैट इज द एबिलिटी ऑफ क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, मतलब सेल मेम्ब्रेन क्रॉस कर पाएगी कि नहीं। ठीक है, तो यहां पर ऑर्गेनिक अपॉन वाटर, ये O बाई W हम इसको करते हैं। ठीक है, ऑक्टेनॉल और वाटर, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑक्टेनॉल लेते हो कि वाटर लेते हो? ऑक्टेनॉल और वाटर हमारा सॉल्वेंट सिस्टम है। अगर बक्कल मेम्ब्रेन के लिए देख रहे हो तो ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल ले रहे हैं। ब्लड ब्रेन बैरियर के लिए क्लोरोफॉर्म और साइक्लोहेक्सेन, ये हमारे सॉल्वेंट सिस्टम में, जो कि क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। ठीक है, तो ये हमारा मेनली शेक फ्लास्क मेथड से इसको डिटरमाइन करते हैं पार्टीशन कोएफिशिएंट को। आई होप क्लियर हो गया है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है नॉइज विटनी इक्वेशन। नॉइज विटनी इक्वेशन जो है वो रेट ऑफ डिसोल्यूशन बताती है। डिसोल्यूशन क्या होता है? डिसोल्यूशन क्या होता है? सिंपल सी बात को समझिएगा, डीजो जिसको हम कहते हैं, डिसोल्यूशन, मास ट्रांसफर फ्रॉम द सॉलिड सरफेस टू द लिक्विड। मतलब भाई ये टैबलेट है, ये घुल रही है, पानी में जा रही है, पानी में। ठीक है, तो मास ट्रांसफर ही तो हो रहा है, पानी में जा रहा है भाई, तो इसी को कहा गया है डिसोल्यूशन। तो ये रेट ऑफ डिसोल्यूशन बताती है। इक्वेशन हमारे यहां पर दी गई है, डीसी बाई डी क्या है? डिसोल्यूशन रेट। ये पूरा कंप्लीट यहां पर आपको डिस्क्रिप्शन दिया गया है ऑफ नॉइज विटनी इक्वेशन। आई होप सभी लोगों को क्लियर हो गया है। फार्माटेक में जितनी इक्वेशंस, जितने फॉर्मूला हमने यूज किए, वो आप एक पेज पर लिख लीजिएगा। आगे हम नए सब्जेक्ट इंजीनियरिंग, फार्मा, मेनली फिजिकल फार्मेसी, बायो फार्मास्यूटिक्स, सभी की वीडियोस लेकर आने वाले हैं जल्दी। इसी तरह से जुड़े रहें। व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है फार्मेसी इंडिया का ऑफिशियल व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम का, तो वहां पर आपको अपडेट मिलती रहेगी। टिल देन, जय हिंद एंड थैंक यू सो मच।